साहिबगंज में राजनीतिक अखाड़ा सजने वाला है और उस अखाड़े का चित्रण जो होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो प्रदीप, चलिए बढ़ते हैं साहिबगंज की ओर। देखते रहिए हमारा शो भ्रमण, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी मेरे साथ हैं राजमहल के विधायक अनंत ओझा जी। यहां पर लोगों का कहना है कि जो ख़ास बात विधायक जी में है कि वो ईज़िली ट्रेसेबल हैं। कोई भी जो आम जनता है वो विधायक जी से कभी भी मिल सकती है, कुछ भी कह सकती है, और जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़े बहुत डांट भी देते हैं, काम करवा लेते हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन कुछ शिकायतें भी हैं, तो उन शिकायतों को मैंने नोट किया है, तो उन शिकायतों पर मैं बात करूंगा और उसका सल्यूशन अब तक क्यों नहीं निकल पाया है, तो विधायक जी इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि लोगों की जो शिकायत है, ख़ास महल का जो मुद्दा है, उसका हल अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है? सर्वप्रथम आपका अभिनंदन करते हैं कि रांची से 500 किलोमीटर से अधिक दूरी चल तय करके और हमारे इस छोटे से गांव में आकर के आज हम सब यहाँ इकट्ठा बैठे हैं। जब बिहार था, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जकृत बिहार था, तो बिहार के समय में भी राज्य की राजधानी थी पटना से ये 350 किलोमीटर दूर था। जब ये अलग राज्य बन करके झारखंड हुआ तो झारखंड की राजधानी से भी 550 किलोमीटर दूर पर हम सब अवस्थित है। और इसलिए आज़ादी के 65 वर्षों तक मेरे जनप्रतिनिधि बनने के पूर्व किसी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों का दर्द को नहीं समझा। और उस दर्द का कारण ये था कि लगातार जो जितने भी मुद्दे थे आज़ादी के बाद, ऐसा नहीं कह सकता है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ के लोगों के जो समस्याएं थी, जो जड़ता थी, जिन मुद्दों को लेकर के लगातार उनके संघर्ष रहे हैं, उसको भगवान भरोसे लोगों ने छोड़ने का काम किया। 2014 में दिसंबर माह में जब यहाँ की जनता का जनादेश मिला, तो उस समय इस क्षेत्र के लोगों से मैंने 3-4 वादा किया था। और उसमें से प्रमुख वादा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि क्या बाबा हमने के जिंदा रहते गंगा पुल देखब स कि ना देखब स। उस भावना से प्रेरित होकर के मैंने अपने चुनाव के जब पार्टी के ओर से टिकट मिलने के आशीर्वाद के तुरंत बाद दूसरे दिन जब इस क्षेत्र में मैं भ्रमण प्रारंभ किया, तो मैंने सीधे कहा था कि अगर मेरे कार्यकाल में गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाएगा तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊँगा। उसी में दूसरा समस्या था यहाँ लोगों का खास महल का समस्या। और खास महल एक ऐसे अंग्रेज़ों के समय का काला कानून है, ऐसा कानून है कि किसी राज शासन ने साहस नहीं दिखाया उस सवाल को लेकर के। उसी तरह से राजमहल में बच्चों को पढ़ने के लिए आज़ादी के 70 वर्षों तक एक डिग्री कॉलेज तक नसीब नहीं था बच्चों को। बिजली के बारे में बात करें तो 7 घंटे 8 घंटे बिजली मिलती थी। टोटल ज़िले को हमारा 12 मेगावाट बिजली मिलता था, और उसमें भी ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही बदतर हालात में था। एक पत्ता भी हिलने पर आंधी का बिजली चला जाता था। तो जो खास महल की मौलिक समस्या थी, उस खास महल को लेकर के भी, जैसे गंगा पुल को लेकर के उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन खास महल के मुद्दे को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर पूर्ववर्ती रघुबर दास जी की सरकार में अनेक माध्यमों से, जो विधानसभा में जो भी विधायी व्यवस्था है, अनेक माध्यमों से लगातार प्रश्न उठाते रहे। अंततः आकर के रघुबर दास जी की सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। कमेटी राज्य के कई राज्यों के में अध्ययन की। केवल अंतर इतना ही था कि चूँकि खास महल से जुड़ा हुआ डाल्टेनगंज, चाईबासा, रांची का डोरंडा एरिया, हजारीबाग, ऐसे झारखंड के अन्य हिस्से भी थे जो खास महल से जुड़े हुए थे। और हमारे यहाँ का खास महल का जो विषय है वो विषय थोड़ा अलग है। हम रैयतधारी भी रहे हैं, लेकिन ये बात शासन में बैठे हुए जो अधिकारी है, इस बात को वो एक ही पैमाने से, पूरे राज्य के पैमाने से समेकित रूप से वो इस बात को सोचते थे। तो खास महल को लेकर के जब लगातार हुआ, कमेटी बैठी, पूर्ववर्ती रघुबर दास जी की सरकार ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ
ये सारी भावनाओं को समाहित करते हुए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रघुवर दास जी की मंत्रिपरिषद ने निर्णय लेकर के और खास महल को जड़मूल से समाप्त करने का उन्होंने सैद्धांतिक निर्णय लिया। कैबिनेट ने अधिसूचना प्रकाशित की, गजट प्रकाशित हुआ। दुर्भाग्य से ये अंतिम महीनों में काम हुआ और बाद में एक नई सरकार का गठन हुआ। एक व्यापक जनादेश लेकर के, बड़ा जनादेश लेकर के हेमंत सोरेन जी की सरकार आई और इस सरकार ने अपने सोच के विपरीत जो वादे नारे दे करके आए थे, आप देखेंगे कि विधानसभा के में दर्जनों बार ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके जो अलग अलग विभागों के मंत्री जो उत्तर देते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको उसी संलेख के आधार पर हम समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन कराइए, उस आधार पर लोगों ने आवेदन भी किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि चूंकि इनकी नीयत स्पष्ट नहीं थी, इसलिए इन्होंने यहाँ की जनता को उसी हिसाब से भाग्य भरोसे छोड़ दिया। पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने जो गजट प्रकाशित किया था उसमें एक कदम भी ये सरकार जो है वो नहीं चल पाई। चूँकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि सरकार होती है, राजनीतिक दल आते जरूर है, लेकिन जो निर्णय शासन स्तर पर स्थापित हो जाता है उस निर्णय का अनुपालन शासन को करना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत नहीं थी, इनका आदत में था लटकाओ अटकाओ भटकाओ की नीति पर। इस चलते खास महल का जो लाभ रघुवर दास जी की सरकार ने किया था उसका यहाँ की जनता को लाभ नहीं मिल पाया। क्या इस बार अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा? ये 100% किसी भी रूप से थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं है। ये जो एक भ्रामक वातावरण लोगों ने बनाया कि उसमें दो ही विषय था कि एक तो था कि जो लीज प्रक्रिया उसके अद्यतन स्थिति और दूसरा था कि उसका 10% उसका वन टाइम सेटलमेंट करना था, रजिस्ट्री का फीस देना था, तो उसको भी लोगों ने भ्रम बनाने का काम किया। ये सारी विषय समाप्त हो जाएगा और उसका अस्थायी समाधान पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने साहस दिखा करके, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाया और हिम्मत दिखा करके उसको समाप्ति की दिशा में कदम उठाया था, उसको जड़ मूल से हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। जो दूसरी समस्या लोगों की है वो रेलवे फाटक को लेकर है। एक पश्चिमी फाटक है जहाँ से सदर अस्पताल पास में है। लोगों का कहना है कि अगर वहाँ जो फाटक है वहाँ आधा घंटा जाम लग जाता है। जो महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी करवानी है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्वी फाटक भी है, वहाँ भी आधा एक घंटा जाम लग जाता है। तो बहुत बड़ा इशू है, तो इसका सल्यूशन कैसे निकल सकता है? नहीं, इसका समाधान तो हो चुका है जी। ये पूर्व के रघुवर दास जी की सरकार में हमने अस्थायी रूप से लगातार, आप देखे होंगे ऑन रिकॉर्ड में है ये सारी बातें, ये उसका मामला उठाते उठाते सैद्धांतिक स्तर पर 4 आरओबी हमने स्वीकृत कराया। संजोग से साहेबगंज 4 आरओबी और एक अंडरपास, संजोग से 2 आरओबी का तो काम तेजी से चल रहा है। 3 पहाड़ हमारे विधानसभा में पड़ता है, 3 पहाड़ में एक आरओबी का एक नया आरसीडी सड़क हमने लिया था, वहाँ बन रहा है। महाराजपुर में बन रहा है। साहेबगंज में 2 आरओबी था, पूर्वी फाटक, पश्चिमी फाटक। पश्चिमी फाटक में का उसका सब सारी प्रक्रिया हो गई और प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब अंत में झारखंड, यहाँ तक कि इस सरकार के भी मंत्रिपरिषद ने सामूहिक ताकत से उसकी अनुमति प्रदान कर दी। अब जब टेंडर की प्रक्रिया जानी थी तो यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कतिपय जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसको दबाव बना करके और इसको लंबित करने का काम किया गया। ओवरब्रिज का इशू है वहाँ भी ये बात कई बैठकों में ऑन रिकॉर्ड में है। आप देखेंगे कि कैसे साहेबगंज के साथ सौतेलापन व्यवहार इस सरकार ने किया है। स्वयं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मंच पर कहा कि पता नहीं किसको साहेबगंज में ग्रहण लगी कि साहेबगंज में जो राजमहल विधानसभा है, जो विकास की एक नई कहानी लिख रहा था, हजारों करोड़ की योजनाएं यहाँ का जीवन बदलने के लिए चल रही थी, उन योजनाओं को इन लोगों ने लंबित किया और उसका परिणाम ये हुआ कि मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय के साथ जिस आरओबी का स्वीकृति मिली, रेलवे ने भी प्रक्रिया कर दी, विभागीय सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके बावजूद भी उसको लंबित करके और एक तरह से रद्द कराने का कुत्सित प्रयास किया गया शासन सत्ता के बल पर। यहाँ तक कि डीआरएम खुद आकर के यहाँ जब लोगों ने उनके सामने, जैसे आपके सामने तुरंत संकट आया, उसी तरह से ये रेलवे की समस्या को लेकर के, आरओबी को लेकर के हर एक आदमी के अंदर त्राहिमाम है। लेकिन यह खुश करने, तुष्टीकरण की सोच को लेकर जो है इन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया। खैर वो थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन ये दोनों आरोपी बनकर रहेगा। जैसे सरकार बदलेगी, उस सरकार बनने के 1 साल के अंदर उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके और उसको भेजने का काम करेंगे। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज का स्टेटस क्या है फिलहाल? यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हो
और आपने वादा भी किया था कि ये सब होगा, तो अभी क्या स्थिति है? नहीं, आपके माध्यम से मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि हमने कहा कि आज़ादी के बाद भी हम सबसे अंतिम दूरी पर बैठते थे। तो यहाँ शैक्षिक रूप से एकमात्र साहिबगंज महाविद्यालय था जो सरकारी कॉलेज था। यहाँ हमने महिलाओं के लिए एक महिला कॉलेज सरकारी महिला कॉलेज स्थापित कराया। यहाँ हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ के बच्चों को दूसरे राज्यों में जाकर के पॉलिटेक्निक करना पड़ता था, न केवल प्रारंभ कराया बल्कि उसकी पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई। उसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति कराई पूर्ववर्ती रघुवरदास सरकार में। और केवल जमीन के देन में अभी भी सरकार ने, अभी 2 महीना पहले भी जब सदन का चल रहा था तो सरकार ने उत्तर दिया कि जी जमीन को लेकर के कमिश्नर लेवल पर, राजस्व सचिव के लेवल पर प्रक्रियाधीन है, चल रहा है। तो इनकी नीयत स्पष्ट नहीं होने के कारण आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य रुका पड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज को लेकर के पूरे राज्य ने देखा है कि मेडिकल कॉलेज के विषय को लेकर के उस समय ही हम लोगों ने कराया, भारत सरकार के सहयोग से करना था। और उसका ज़मीन यहाँ हमने कई बार जिला शासन से के माध्यम से कहा कि यहाँ पर आप उपलब्ध करा दे, लेकिन इन्होंने, इनकी नीयत में थी कि लटकाना, अटकाना, भटकाना। इन्होंने वन विभाग का जमीन चिन्हित करके दे दिया और वन विभाग का अपना जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके तहत उसमें विलम्ब हो रहा है। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बन करके निश्चित रूप से स्थापित हो जाएगा। इसी में एक और है जो महिला कॉलेज का निर्माण, बिल्डिंग तो बन गया है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर क्या कहें? थोड़ा सा इसमें संशोधन करेंगे। महिला कॉलेज में पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई, लेकिन वो 1-2 कमरे में ही हो रही है। नहीं, वो अपने भवन में स्थापित हो गई। मतलब वो पहले साहिबगंज कॉलेज में प्रारंभ के समय में तत्काल स्थापित करने के लिए उसको वो अपने भवन में स्थापित हो गई महिला कॉलेज। और उसके में कोई शिक्षकों का कमी है। कई बार सदन के माध्यम से हमने सरकार का संज्ञान में लाया है ये मामला कि सरकार संज्ञान में लेकर के और इसको जो है शिक्षकों का नियुक्ति का प्रक्रिया इस सरकार में नहीं हो पा रही है। वहीं कुछ आधारभूत संरचनाएं कमी है जिसको मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में कुछ प्रारंभ हुआ है और आने वाले समय में वो भी पूरा हो जाएगा। झारखंड का जो फिलहाल भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जब आपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो आपने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया, और वो है बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, जो आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। तो इसके बारे में, जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है, इसके बारे में आप, जैसे राजमहल हो गया, पाकुड़ हो गया, चूँकि राजमहल के विधायक भी हैं, तो किस तरीके से ये क्षेत्र प्रभावित हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। नहीं, सर्वप्रथम हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। और इसीलिए यह कांग्रेस के जो केंद्र की सरकार थी या जो देश के अंदर जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है, विशेष करके कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, राजद की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, तो ऐसे जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है उनके द्वारा वोट बैंक की राजनीति के करने के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाला व्यवहार के कारण आज ये दंश हमारा देश झेल रहा है और हम तो उससे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं। 90 के दशक से इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का आना प्रारंभ हुआ और उस समय तो शासन में बैठे हुए जो अधिकारी थे, जैसे आज हेमंत सोरेन जी की सरकार सदन के अंदर बाहर में ये बोलती है, यहाँ तक कि माननीय न्यायालय को भी गुमराह करने में कोई कोताही नहीं करती है कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है। और सदन उसी सरकार के द्वारा विधानसभा में ये बात, मेरे सवाल उठाने पर यह कहा जाता है कि 4 बांग्लादेशी पकड़ाए हैं। बाद में सरकार को न्यायालय के समक्ष भी कहना पड़ा कि हाँ 4 बांग्लादेशी मिले हैं यहाँ। ऐसे हजारों हजार की संख्या में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इन बांग्लादेशियों का बहुतायत नहीं है। इन घुसपैठियों के कारण हमारे सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ा है, जल जंगल जमीन हमारे नहीं हुए हैं, सांस्कृतिक आक्रमण हमारे ऊपर नहीं हुआ है, आंतरिक सुरक्षा के खतरे नहीं हुए हैं। केवल इनका देखने का नज़रिया, ये उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं, ये अपनी विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने वाले चश्मे से देखते हैं। हम देश के चश्मे से देखते हैं। अपनी माटी में अवैध रूप से आए हुए जो घुसपैठी है, उस माटी के भावना से हम उसको देखने का काम करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार के लगातार विधानसभा के अंदर के सवाल हो, चूँकि इस क्षेत्र के लोगों का, मैं तो 90 के दशक से इस लड़ाई को लड़ता हूँ, लेकिन जब यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर के राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, तो उस पंचायत के अंदर यहाँ जा करके यहाँ के लोगों के दर्द को मैंने किया। और जितनी बार सदन के अंदर, चाहे कल रघुवर जी की सरकार हो, चाहे आज हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, हर
प्रश्न के समय में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का चेहरा और इनके तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला चेहरा, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में आने वाला चेहरा पूरा झारखंड देखा है और आज भी यही स्थिति है। अब तो हमारे एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय का निर्देशन आ रहा है, वहीं कल ही देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने पूरे सिंह गर्जना के साथ कहा कि हमारी सरकार आएगी तो साहेबगंज और पाकुड़ जिला में हम एनआरसी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और एक एक बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन करके झारखंड की माटी से बाहर करेंगे। राजमहल उधवा प्रखंड में 12,000 जो नाम है वोटर लिस्ट से गायब हो गया था, वो हट गया था, तो ये क्या चक्कर? नहीं, ये इस बात की शिकायत हमने राज्य निर्वाचन को भी हमने किया था। एक बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राजमहल विधानसभा में, ऐसे सभी राज्य जिलों में हुआ है, सभी विधानसभाओं में हुआ है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो डेमोग्राफी बदली है उसके कारण से हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी संवेदनशील रहते हैं और उसके आसपास की जो घटनाएं घटती है उसको वो देखते भी है, नज़र भी रखते हैं। तो इस क्षेत्र में जब अभी संपन्न लोकसभा का चुनाव हुआ तो हजारों की संख्या में हिंदू मतदाताओं का नाम या तो उसको डिलीट कर दिया गया या उसका मतदाता सूची में नाम ही प्रकाशित नहीं हुआ, और या तो उसके मतदाता सूची में दर्ज जो जिस मतदान केंद्र में उनका नाम दर्ज था उसको वहां से 2-4-10 किलोमीटर आगे पीछे उनका नाम चढ़ा दिया गया। एक तरफ ये कृत्य हुआ, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर यहाँ मतदाता सूची में अप्रत्याशित रूप से यानी 123% तक अप्रत्याशित रूप से वृद्धि दर्ज की गई, जिसको आप वोट जिहाद बोलते हैं। जिसको हम, जब मैं कह रहा हूँ, कल तक वो लैंड जिहाद इन घुसपैठियों के माध्यम से होता था, लव जिहाद होता था, अब ये लव जिहाद लैंड जिहाद होते होते ये वोट जिहाद तक ये षड्यंत्र चल रहा है। और उसी का दुष्परिणाम है कि मैं आपके सामने कई बूथों का बात चर्चा कर सकता हूँ। हमने यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग को दिया, भारत निर्वाचन आयोग को दिया, चूँकि मैं मानता हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति हमारा अटूट विश्वास है और संवैधानिक संस्थाएं आज देख सकते हैं कि उसका असर है कि जब निर्वाचन आयोग हमको न्याय देने में नहीं दे पाए तो आज किसी न किसी माध्यम से, मैं उसमें नहीं शामिल हूं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में आता है और माननीय उच्च न्यायालय इस पर निर्णय दे करके इस दिशा प्रक्रिया को आगे कर रहा है। तो हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस रूप में है कि निश्चित रूप से वहाँ न्याय मिलता है और उसका परिणाम है कि राजमहल विधानसभा के उधवा प्रखंड में 2014 से 2019 के बीच में मात्र 8,000 मतदाता बढ़ते हैं और 19 से 24 के बीच में 24,000 मतदाता बढ़ जाते हैं। आप कर सकते हैं खुद आकलन, कई बूथों पर 600 मतदाता रहते हैं 2019 में और 600 से सीधे 1400 मतदाता हो जाते हैं। तो ये जो अप्रत्याशित वृद्धि है, महिलाओं का आप देखेंगे समाचार पत्रों के सुर्खियों इससे कैसे लड़िएगा आप? अब तो चुनाव नजदीक है। नहीं, लड़ने का जो भारत के मतदाता हैं, जो हमारे देश के मतदाता है, हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। मैं पुनः आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर रहने वाला जो भारत माता की जय कहने वाले जो समूह है, जो इस देश को अपना मिट्टी मानते हैं, इसी के लिए समर्पित होते हैं, इस देश के उन लोगों के प्रति हमारा नहीं है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है, उन दलों के द्वारा इस प्रकार का एक सांप्रदायिक चश्मे से, चूंकि इन्होंने आज़ादी के बाद से देश को जहां तक ले जाना था, इन्होंने इसी प्रकार के विभाजनकारी राजनीति के कारण देश को ले जाने का काम किए हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर एक कार्ड खेलने का काम किए हैं। हम तो उन अवैध रूप से घुसे हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से उनके संसाधनों पर, मैंने अभी संपन्न हुआ विधानसभा का सत्र में आपने देखा होगा, मैंने कटौती प्रस्ताव लाया था और सरकार जो बजट में पैसा मांग रही थी, उस कटौती के माध्यम से मैंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर भारत के लोगों का हक है, झारखंडियों का हक है। ये झारखंड के संसाधनों पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ करके काबिज हो रहे हैं, अवैध रूप से राशन कार्ड बना रहे हैं, अवैध रूप से आधार कार्ड बना रहे हैं, अवैध रूप से नागरिक वैधता के प्रमाण पत्र बना रहे हैं और ये आकर के हमारे संसाधनों पर काबिज हो रहे हैं। तो आने वाला समय में, जैसे आज सामान्य जनमानस, मैंने सदन के अंदर आपने देखा होगा कि जब प्रारंभ के दिनों से हम उठा रहे थे तो राज्य को भी पता नहीं चलता था, कि लगता था कि ऐसे ये कह रहे हैं, लेकिन आज पूरा झारखंड आज बांग्लादेशी घुसपैठ की पीड़ा को समझ रहा है, दर्द को समझ रहा है। तो जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, जो यहाँ के हमारे मुसलमान हैं, ये मुसलमान भी उन घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होंगे। ये लड़ाई आगे जारी रहेगी हमारी। लोगों का एक आग्रह है, जो एनएच का जो मुद्दा है, जो मिर्ज़ापुर चौकी से लेकर साहिबगंज मुख्यालय तक जो एनएच आ रहा है, वहाँ गड्ढे बहुत हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है, तो उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? नहीं, आपने सही सवाल किया।
मैंने इसलिए इस बात को कहा कि ये एक जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है कि हमारी आवाज़ सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दों को उठाने का काम करे। क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे विधायक के रूप में आशीर्वाद दिया है, और विधायक के रूप में आशीर्वाद होने के कारण ऐसे सारे जितने प्रश्न है उसका समाधान हम ढूंढते हैं, विधानसभा के उस भवन में ढूंढते हैं। तो ये जो NH80 का जो विषय है, NH80 कहलाता था, इस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने हमारे लोगों का दर्द समझा। जो वर्षों से, 60 वर्षों से, 70 वर्षों से मांग होती थी हमारी, उस दर्द को समझा। साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल बनाने का दिशा में उन्होंने काम किया। वहीं दूसरी ओर एक और पुल राजमहल से मानिकचक बनने वाला है, प्रस्तावित है, उसको लेकर के भी हमने आवाज़ उठाया। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कई प्रक्रिया में उस दिशा में आगे भी बढ़े हैं। चूँकि बंगाल के साथ थोड़ा जमीन को लेकर के अड़चन आ रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है, और विश्वास क्या, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहता हूँ कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा पार्टी का नेतृत्व मुझे आशीर्वाद देता है, तो अगले कार्यकाल में मैं विश्वास करता हूं कि जैसे साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल जो सपना पूरा नहीं हो पाया, अगले कार्यकाल में राजमहल से मानिकचक गंगा पुल हमारे पहले एजेंडा में है, और उसको भी हम लोगों ने उसी कार्यकाल में पूरा कराने का भी काम करेंगे। उसी तरह से हम कहते थे, जब 2014 में आए तो सड़क कहलाती तो जरूर थी, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। रांची से भी 550 किलोमीटर दूर, पटना जब था उससे भी 350 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ शासन का नज़र नहीं रहता था। एक मुखर आवाज़ के साथ जनता की जो भावना है, उन भावनाओं को शासन में बैठे हुए अधिकारी के पहुँचाने का परिणाम हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पूर्वी भारत के विकास के बिना शेष भारत का विकास अधूरा है, उनकी जो संकल्पना है आदरणीय मोदी जी की, उस संकल्पना के साथ जहाँ एक और गंगा पुल का काम हुआ, वहीं 3000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से मिर्जा चौकी से लेकर के फरक्का तक NHI के माध्यम से 4 लेन का काम चल रहा है। उसमें प्रथम फेज का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है, सेकेंड फेज का भी भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। उसी का जो प्रत्यक्ष सड़क है, तो कोविड समाप्त होने के बाद उस सड़क को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर कई बार आवाज़ उठाया, धरना तक बैठा विधानसभा के बाहर, और माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री ने कहा कि 15 दिनों के अंदर हम काम पूरा कर देंगे। लेकिन 15 दिन की जगह पर लगभग मोटा मोटी वो लगभग 300 दिन से भी ज़्यादा हो गया, 400 दिन हो गया, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बना पाए। अंत में NHI के माध्यम से उसमें डिपॉजिट में स्टेट RCD को माध्यम से वो उसकी निविदा निकली है, निविदा पूरी भी हो गई है। राजमहल का काम चल रहा है, जो छूटे हुए मार्ग है, और साहेबगंज से लेकर मिर्जा चौकी तक का जो सड़क है उसकी भी बाबा कंस्ट्रक्शन को उसका कार्यादेश मिला है। वो मुझे लगता है कि यह भी लटकाने अटकाने भटकाने वाले जो इनकी नीति है, ये लोकसभा चुनाव के पहले ही हो चुका था। अगर इनकी नीयत सही रहती तो 3 महीना तक अधिकारियों ने कई बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास हमने गुहार लगाया, यहाँ के लोगों की भावनाओं को रखा, लेकिन बस उसी लटकाने की नीति के कारण इन लोगों ने उसको भी लंबित करने का काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो सड़क बनना का निर्माण कार्य चालू हो गया है, तो जल्द ही वो सड़क भी बन जाएगा। 46 करोड़ की लागत से वो सड़क बनेगी। साहिबगंज हमेशा उद्योग के लिए पहले शुरुआत में, पूर्व में बहुत प्रसिद्ध रहा है। सरसों, यहाँ तेल जो होता था बहुत अच्छे निर्माण हुआ करता था। कहते थे जो रेट खुलता था वो कलकत्ता और कानपुर का रेट यहाँ से होके खुलता था, तो बहुत काम यहाँ पे था। लोको शेड है उसका काम हुआ करता था। तो अभी फ़िलहाल स्टोन माइनिंग में ज़्यादा साहिबगंज का नाम आता है। रॉयल्टी का जो इश्यूज़ है उसमें आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ उद्योग कैसे यहाँ लगेगा, रोज़गार कैसे सृजन हो सकता है, उसके लिए कोई विज़न है आपके पास? नहीं, पर्याप्त है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे दृष्टि में हमारे यहाँ का बड़ी संख्या में, जब कोविड का संकट आया था तो हमने उस दर्द को देखा था। कोविड के समय में हजारों मजदूर हमारे केरल में, सूरत में, देश के कई राज्यों में हजार मजदूर जा कर के वो काम करते थे। रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक उसकी पीड़ा को मैंने समझा है कि कैसे हमारे यहाँ का मजदूरों का पलायन हुआ है। हमारे यहाँ का मजदूर यहाँ आकर काम करे, इस दिशा में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक डेयरी स्थापित किया, जो इसके माध्यम से अस्थाई समाधान, जो उनके अंदर उत्पादक क्षमता है, जो उनके अंदर दृढ़ता है, उसके आधार पर उनको वहीं रोजगार मिल सके, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। उसी प्रकार से यहाँ चाइना क्ले का राजमहल में खदान है, जो इस शासन में आने के बाद लगातार कई खदानें बंद कर दी गई है चाइना क्ले की। कतिपय कारणों से शासन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शासन नहीं है। अभी हाल में ही हमने विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देशित किया कि भाई आप एक बार जांच कराइए, हजारों मजदूर हमारे भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। लेकिन दृष्टि साफ है कि यहाँ चूँकि
प्रारंभिक जो ज़रूरतें हैं, पहला कानून व्यवस्था का अनुपालन हो, सड़कें अच्छी हो, आवागमन की चारों सुविधा उपलब्धता रहे। यहाँ बंदरगाह का निर्माण हुआ है, आपने देखा होगा कि साहेबगंज में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ बंदरगाह का निर्माण हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारी ज़रूरतों के हिसाब से खड़ी हो गई है। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये पूर्वोत्तर का गेटवे ऑफ झारखंड बनने जा रहा है साहिबगंज। ये सागरमाला परियोजना से एक इंडस्ट्रियल एरिया चिन्हित करने के लिए शासन का निर्देश आया हुआ है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया करिए। दूसरा, कनेक्टिविटी के मामले में साहिबगंज बंदरगाह से उड़ीसा का धामरा पोर्ट, धामरा बंदरगाह है, उसको सागरमाला परियोजना से पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में ही सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। एक नई सड़क हमने लगातार विधानसभा में उठाते हुए साहिबगंज से रांची ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, उसकी हमने स्वीकृति राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पास भिजवाई है। वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे होने से मात्र 3.25 घंटा में आप रांची से साहिबगंज का दूरी एरियल सर्वे करा करके उसके आधार पर उसका मार्ग रेखांकन हुआ है, 3.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आने वाला समय में ये साहिबगंज औद्योगिक रूप से जो पुराना गौरव था, उस दिशा में महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। वहीं दूसरी ओर साहिबगंज का जो रेलवे के मामले में हम रेलवे की ओर से भी उपेक्षित रहे हैं और लगातार हमने अभी विगत 2 बार, चूँकि मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास जो विषय है, मुझे यहाँ की जनता ने विधायक बनने का आशीर्वाद दिया है और इसीलिए हम सभी प्रश्नों का समाधान विधानसभा के पटल के माध्यम से चाहते हैं। तो रेलवे का जो पुराना गौरव है, यहाँ जो कंट्रोल रूम था रेलवे का, यहाँ रेलवे के हजारों मजदूर काम करते थे, हाँ ठीक है, उससे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा हो गया अभी। ऐसे अधिकांश रोजगार के और साधन सरकारी विभिन्न उपक्रमों में उपलब्ध हो पाया है। लेकिन रेलवे का जो पुराना गौरव है, इसके लिए हमने यहाँ DRM ऑफिस स्थापित हो तो विधानसभा से गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से प्रस्ताव पारित करा करके और रेलवे बोर्ड को हमने भिजवाने का काम किया है। और इस नाते आने वाला समय में मुझे विश्वास है कि ये साहिबगंज व्यापार केंद्र के महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में भी, महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र के रूप में भी और महत्वपूर्ण रेल के मामले में भी, रेल भी के आधारभूत संरचनाएं, हजारों एकड़ जमीन हमारे पास है, उसके आधार पर रेलवे के दृष्टिकोण से भी एक विकसित और मॉडल सिटी के रूप में ये आने वाला समय में डेवलप होगा। 2 सवाल और हैं। एक, यहाँ पर डायनासोर एज का जीवाश्म मिला है, तो जो भूवैज्ञानिक हैं रंजीत जी, उनसे बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि अगर यहाँ पे जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण होगा तो विदेशी पर्यटक भी आएंगे और साहिबगंज को इससे बहुत लाभ होगा। तो इसके बारे में कोई विज़न है? नहीं, पूरी दृष्टि है और इस प्रश्न को तो मैंने कई बार विधानसभा के पटल पर भी लाया है और सौभाग्य से हमारे गोड्डा के आदरणीय सांसद जी निशिकांत दुबे जी ने भी देश की संसद के माध्यम से उन्होंने भी उसको विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, रघुवर दास जी की सरकार के समय में भी अनेक काम हुए हैं। लेकिन मैंने जो पहले ही कहा कि ये बिहार की राजधानी थी, तो पटना से भी दूर थे हम, राज्य की राजधानी से भी दूर थे और आज हम विरासत को बचा नहीं पाए। उस विरासत को जब हम लोग छोटे थे तो उस समय बड़े पैमाने पर, मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़, पत्थर के पेड़ दिखाई देते थे, वो जो फॉसिल्स थे वो फॉसिल्स दिखाई देते थे और आते थे लोग, विदेशी आते थे और भी शोधार्थी आते थे। बिरबल साहनी जी एक बड़ा नाम है इसमें, उन्होंने वो लखनऊ से यात्रा करके यहाँ आते थे, कई शोधार्थी विद्यार्थी आते थे और हमारे यहाँ के जीवाश्म बर्बाद होते चला गया। पूर्व में सरकार के प्रयास के कारण लगातार आज वहाँ मड्रो में फॉसिल्स पार्क का निर्माण हुआ है और इसी प्रकार का आगे भी उसको विकसित करने की, चूँकि कनेक्टिविटी वो सही नहीं था जिसके कारण से हमारे यहाँ पर्यटक आ सकते थे। तो ऐसे अनेक जीवाश्म आप राजमहल की पहाड़ियों में जिस प्रकार से पत्थर खदानों के माध्यम से इसका दोहन हो रहा है, जिसका ये हो रहा है, पूरा राजमहल की पहाड़ी ही जीवाश्म पर आधारित है। मेरे विधानसभा में एक कटघर एक जगह है, कटघर क्या BBC और कई समाचार चैनलों ने उसको दिखाया भी, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में भी दिखाया है। वहाँ पत्थर के सभी जो हमारे अनाज होते हैं, उसी अनाज के आधार पर पत्थर के साइज के पत्थर उसका मिलते हैं वहाँ। तो उसके संरक्षण संवर्धन के लिए भी कई बार प्रयास हुआ, लेकिन वो नज़रिया नहीं हो पाया। एक म्यूजियम भी बनाने की दृष्टि है कि वहाँ एक म्यूजियम बनाया जाए। उसी प्रकार से पर्यटकीय बोध के साथ हमारे यहाँ उधवा पक्षी अभयारण्य झील है, जिस झील को अभी विकसित करके थोड़ा उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। और कनेक्टिविटी होने के कारण, चूँकि जब इसके 4 लेन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, तो स्वाभाविक है जब आधारभूत संरचनाएँ खड़ी हो जाएगी,
यहाँ कन्हैया स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु को बाल रूप में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया था, गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है, उसको भी 4 लेन से कनेक्टिविटी दिलाने का काम हुआ। यहाँ तेलियागढ़ी है, ऐतिहासिक किला है तेलियागढ़ी, उसके आसपास में खनन हो रहा है। विधानसभा के अंदर हमने प्रश्न भी लाया था इस पर। तो ऐसे जो पर्यटकीय महत्व के जो क्षेत्र है, एक सर्किट बना करके, एक गंगा सफारी का भी एक दृष्टि है कि गंगा सफारी के माध्यम से राजमहल से लेकर के साहेबगंज तक गंगा सफारी की दिशा में डेवलप करने का, तो पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी और जो हमारे विरासत है उस विरासत को बचाने के दृष्टिकोण से भी इस दिशा में संकल्पना पर काम हो रहा है। शासन के द्वारा जो कैटेगरी बनाई गई है उस दिशा में लगातार हम लोग पहले से तो कई कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये रास्ता पूरा नहीं है, इसमें और कई कदम चलना होगा। जब आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र जो है पर्यटक महत्व में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारे पास विलेज टूरिज्म का भी दृष्टि है, जो नैसर्गिक हमारे पास क्षेत्र है। शेष भारत, शेष दुनिया के लिए आज भी हमारे कन्हैया स्थान में हजारों पर्यटक मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि झारखंड में चूंकि शासन की नज़र ऐसी नहीं रही है तो इसलिए उनकी दृष्टि में नहीं है। हजारों पर्यटक आज कन्हैया स्थान हमारे यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, और भी सुविधा खड़ा करके हम इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे। तो ये आखिरी सवाल है, भाजपा शहरी क्षेत्रों में मजबूत है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा अभी भी संघर्ष कर रही है, तो कैसे आप ग्रामीणों तक मजबूती के साथ अपनी बातों को पहुंचाएंगे? एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हमको गर्व है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के पास आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का व्यक्तित्व, उनके द्वारा जन कल्याण के किए हुए काम, और वह जो काम है वो समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको केंद्रित करके उनकी योजनाओं का सूत्रण होता है, उसको क्रियान्वयन होता है। तो निश्चित रूप से एक तो उनके काम का, दूसरा पार्टी के कार्यकर्ता। अब ये क्षेत्र विशेष में जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमियां हैं हमारे अंदर। दूसरी ओर बदली हुई डेमोग्राफी के कारण एक बहुत बड़ा समूह है जिसके तक अपनी बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे क्षेत्र में आप बैठेंगे तो हर एक गाँव ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और कल जन सैलाब आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम में भी देखा होगा आपने कि गांव के गांव महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, गरीब गांव, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, सभी की बहुत आयत रही होगी। तो ये प्रेम आदरणीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिन समूहों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं उन समूहों तक उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं और हेमंत सरकार की नाकामियां, इन्होंने जो 5 साल में जो झूठे वादे नारे दे करके जनता का जनादेश लिया था जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने, आज उस जनादेश के विपरीत वो व्यवहार करने के कारण वो जनता का विश्वास ये खो चुके हैं। इन बातों को लेकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, और उनके बीच में उनकी नाकामियों को बताना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बताना, जिसको कोई नहीं पूछता था उसको नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पूछ रही है। इस बात को उनके जीवन बदलने के लिए जो प्रयास हुआ है उनके तक पहुंचाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो ये थे राजमहल विधायक अनंत ओझा जी। जो पब्लिक के कई सारे सवाल थे मैंने इनसे किया और इन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया, और कैसे इसका हल निकलेगा और इन्होंने क्या प्रयास किया ये इन्होंने बताया। तो आप हमारा शो भ्रमण देखते रहिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा जो हमारे और अनंत ओझा जी में बातचीत हुई। आज़ाद सिपाही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।